नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इसके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो बड़े ही तन्मयता से पूरे मन से इन क्वेश्चन को आप देखिए और सुनिए। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पार्ट ऑफ। देखिए, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में QFI भी कहते हैं। ये किसके पार्ट है पूछा जा रहा है QFI। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तीसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नन ऑफ दीज। अब जरा देखिए दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये किसका पार्ट होगा। देखिए, जब हमने क्लास इसमें लिया था आपको तो मैंने बताया था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर QFI और तीसरे होते हैं NRI। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के कंपनियों में शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये था कि जब हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या कोई भी विदेशी भारत के शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकता है। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति कनाडा में बैठा है और भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है दोस्तों कि अगर वो पैसा लगा रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से और उसके पास शेयर है तो वो शेयर कहीं भी ट्रेड कर सकता है, किसी दूसरे को सेल कर सकता है। तो ऐसे में किस उद्देश्य से पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, एक बहुत बड़ी एक चीज है कि इसको समझ में नहीं आएगा कि आपका पैसा आए कहां से, किस तरह से फंडिंग है। तो यहां पे एक चीज ये कही जाती है कि भारत में वही इन्वेस्टर्स पैसा लगाए जिनके KYC को हम लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको मॉनिटर कर सके। इसलिए जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो सबसे पहले कहा गया कि भारत में कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कोई म्यूचुअल फंड हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई इस तरह के लोग ही भारत में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। म्यूचुअल फंड हो, पेंशन फंड हो, बैंक हो, यही। बाद में देखिए यहाँ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को जोड़ा गया। देखिए, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर वो होते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर होते हैं। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आप जानते हैं कि ऐसे मेंबर हैं जो अपने KYC नाम्स को बाहर करते हैं, जो किसी भी तरह की सूचना को दे सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन जो कि अपने नाम्स को देने के लिए तैयार है और वो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एग्रीमेंटी है, उस पर साइन किया है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं, जो दिए गए नाम्स को क्वालिफाई करते हैं और भारत में इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के एक पार्ट के रूप में माना जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा मैं देखता हूं कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है भारत में रूल्स रेगुलेशन के तहत भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ वॉलमार्ट परचेज 13% ऑफ शेयर इन इंडियन प्राइवेट कंपनी, दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, NRI इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दिस। अब देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि वॉलमार्ट है और वो भारत की किसी प्राइवेट कंपनी में 13% की हिस्सेदारी खरीदती है, तो ये क्या माना जाएगा। देखिए दोस्तों, जब मैं आपसे बता रहा था, मायाराम कमेटी बनी थी कि भारत में FDI और FPI के बीच में किस तरह से डिस्टिंक्शन किया जाए, इसका किस तरह से अंतर स्टेब्लिश किया जाए। तो भारत ने जो इंटरनेशनल मानदंड है, मानक है, जो OECD के द्वारा दिया गया है या फिर जो है IMF के मैनुअल के द्वारा दिया गया है, उस चीज को अडॉप्ट किया। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के हिस्सेदारी का 10% से ज्यादा खरीदे, मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे यहाँ वॉलमार्ट पूछा गया है, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में 10% से ज्यादा के असेट्स परचेज करे, इसका मतलब उसके पास 10% की वोटिंग कैपेसिटी हो गई, राइट हो गए, तो माना जाएगा कि ये FDI का पार्ट होगा। जैसे मान लो कि कोई फॉरेन कंपनी है, वो आपके वहां 2% शेयर खरीदती है, 3% शेयर खरीदती है, तो ये कोई इस तरह का जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे कि थोड़ा सा भी आपसे इंटरेस्ट लिंक हो सके। तो दोस्तों, यहां पे ये माना जाएगा FPI, जब 10% से कम का वो इन्वेस्टमेंट करती है, और अगर ओनरशिप को 10% से ज्यादा का लेती है तो FDI। तो देखिए, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में वॉलमार्ट जो है 13% शेयर परचेज कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे FDI और FPI का जो अंतर है वो शेयर कितना है उससे हो सकता है। अगर कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स
10% से ज्यादा शेयर खरीदता है आपके कंपनियों में, तो मायाराम कमेटी आपको मैंने बताया था कि यह स्पष्ट करती है कि इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के तहत माना जाए। और दूसरा जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर 10% से कम शेयरों की खरीदारी करता है तो इसे एफपीआई के अंतर्गत माना जाएगा। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड है वो हमारा 10% का है। अगर कंपनियों के शेयरों में उसके हिस्सेदारी में 10% से ज्यादा की खरीद की जाती है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो ये एफडीआई के तहत काउंट होगा। तो यहाँ पे वॉलमार्ट अगर 13% हिस्सा, 13% हिस्सा किसी भी इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी में खरीदती है तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। एफपीआई ये तब होता है जब वॉलमार्ट यहाँ पे 8% या 9% या 6% हिस्से को खरीदती है। कुल मिला जुला के दोस्तों जो एफडीआई और एफपीआई के बीच का अंतर होता है ना, एफडीआई में हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इन्वेस्टर्स है, और वो जहां इन्वेस्टमेंट किया है, जो जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पे इनफ्लो हो रहा है कैपिटल का, उन देशों दोनों के बीच अगर किसी तरह का इंटरेस्ट लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच एक इंटरेस्ट लिंक होना चाहिए। अब इंटरेस्ट लिंक तब होगा कि जब वो इतनी शेयर होल्डिंग करे कि एटलीस्ट इसको प्रभावित कर पाए, प्रभावित इन द सेंस कर पाए कि अगर 10% से ज्यादा 20% हिस्सेदारी करता है, फिजिकली यहाँ पे आता है, तो इसके लाभ से, इसके घाटे से सीधे सीधे इसको प्रभावित है। वो लॉन्ग रन के लिए आएगा, शॉर्ट रन को ऐसा नहीं देखेगा कि कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत जो है हम जो यहाँ से मूव कर जाए। तो एक तरह से एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो यही बात है। तो 10% की थ्रेशोल्ड लिमिट है जो इस प्रश्न में कहा गया है। अब आइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्रश्न है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही विदेशी निवेश है। अब विदेशी निवेश क्या होती है? डेट क्रिएटिंग कैपिटल है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल है, बोथ है ना? ये बहुत ही आसान सवाल है पूछा है। देखिए जब विदेशी निवेश की बात होती है तो विदेशी निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इसलिए भी प्रेफरेंस दिया जाता है कि ये किसी भी इकोनॉमी में जहां ये जा रही है वहां डेट क्रिएशन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग ले लें, आप बायलैटरल लोन ले लें, सॉवरेन डेट ले लें, किसी तरह की बारोइंग अगर आप करते हैं दोस्तों, तो ये जो बारोइंग है वो जो है आपके ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट करती है। लेकिन देखो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां आपके वहां आती है तो वो इस उद्देश्य से आती हैं कि जो आपके वहां अपॉर्चुनिटी है, जो संभावनाएं हैं, उससे प्रॉफिट लिया जाए, उसको जो एक्सप्लॉइट किया जाए। तो दोस्तों ये आपके वहां किसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डेट क्रिएट नहीं करता है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होता है। ये किसी तरह का जो है आपके ऊपर डेट क्रिएट नहीं करता है। तो इसका जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप समझ गए होंगे कि ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होता है। वो जब आपके वहां आता है तो आपके ऊपर किसी तरह का ऋण का सृजन नहीं करता है। ये सिर्फ जो है आते हैं यहाँ पे जो है अपना बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस से बेनिफिट होता है उसको अपनी इकोनॉमी में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो है डेट क्रिएट नहीं होता है, वो आपके वहां बिजनेस के पर्पज से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, इन मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई। यहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई की बात किया जाए। मैंने आपको बताया था कि एफडीआई दो तरह के होते हैं, एक सिंगल ब्रांड एफडीआई होती है, सिंगल ब्रांड एफडीआई होती है, और दूसरा जो है मल्टी ब्रांड एफडीआई होती है। अब इसमें कहा रहा है कि प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल सेम, मल्टी ब्रांड एफडीआई में प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल डिफरेंट, इन ए रूफ ऑल ब्रांड्स विल अवेलेबल, एंड डी है बी और सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जब हम लोग बात किए थे एफडीआई की तो हम लोगों ने बात की थी कि एफडीआई दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है सिंगल ब्रांड एफडीआई, सिंगल ब्रांड एफडीआई हो सकती है, और दूसरा हो सकता है मल्टी ब्रांड एफडीआई, मल्टी ब्रांड एफडीआई। देखिए सिंगल ब्रांड एफडीआई क्या होती है? जैसे मान लीजिए रिबॉक है, एडिडास है, प्यूमा है, होंडा है, ये सब जो है सिंगल ब्रांड एफडीआई है, जिसमें क्या होता है जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, एक ही पर्सन होता है, एक ही इंस्टीट्यूशन होता है, एक ही संस्था होती है। जैसे मान लो कि तुम होंडा के शोरूम में जाओगे तो तुमको होंडा की सारी चीजें मिलेगी, होंडा गाड़ियां मिलेगी, होंडा के एक्सेसरीज मिलेगी। और अगर आप रिबॉक के पास जाओगे तो रिबॉक के जूते मिलेंगे, रिबॉक के ट्रैक सूट मिलेंगे, रिबॉक के जो है जितनी भी चीजें वो मिलेगी। प्यूमा में तुम जाओगे तो प्यूमा की मिलेगी। इसको में क्या है, रिबॉक ने बनाया, वही मैन्युफैक्चरर है, वही प्रोड्यूसर है और वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये है सिंगल ब्रांड एफडीआई। मल्टी ब्रांड में क्या है, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो अलग है प्रोड्यूसर से। देखिए प्रोड्यूस कोई भी क्या, हर ब्रांड की चीजें आपको वॉलमार्ट में मिल जाती है। आप उषा जाओगे तो उषा भी मिल जाएगा, आप क्राम्पटन खोजोगे क्राम्पटन भी मिल जाएगा, आप जो है कपड़े में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे ड्यू का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर ब्रांड की चीजें एक ही अम्ब्रेला के तहत है। इसका मतलब है प्रोड्यूस करने वाला कोई दूसरा है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई दूसरा। जैसे बिग बाजार की एग्जांपल आप द मल्टी ब्रांड एफडीआई। अब इसमें क्या हुआ कि बिग बाजार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी प्रोड्यूसर। तो जब एक ही छत के तहत कई तरह के आपके पास
वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के तहत कई तरह के अगर ब्रांड है तो इसको हम मल्टी ब्रांड। अभी देखिए इसमें दो आंसर सही है। पहला कि प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल सेम, गलत। प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल डिफरेंट। अब देखिए जो प्रोड्यूसर है वो अलग है और डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिफरेंट प्रोड्यूसर की चीजों को सेल कर रहा है। अब सी कर रहा है कि इन रूफ ऑल ब्रांड विल बी अवेलेबल, एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। तो आंसर दोस्तों दोनों सही है, बी और सी। मल्टी ब्रांड एफडीआई में जो प्रोड्यूसर होगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो अलग अलग होगा। प्रोड्यूस कोई करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कोई करेगा, और एक ही छत के नीचे कई ब्रांड की चीजें अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों के क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज, जिसमें कई इंपॉर्टेंट चीजों को आपने सीखा है। दोस्तों बस लगे रहिए, हम यही कर सकते हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने माता पिता अपने गार्जियन का बहुत ख्याल रखिए। जिंदगी में कई ऐसी चीजें आती हैं कि आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा जो है रिस्पेक्ट करिए अपने बड़ों का। कभी भी कोई काम ऐसा मत करिए जिससे दूसरे दुखी हो। जानते हैं क्या होता है, आपकी जो माइंड है, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, वो आपके बिहेवियर को दिखाती है। कई बार क्या होता है कि आप कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कई बार गुस्से में आप किसी की बात किसी से कह देते हैं जिसको उसको भी बुरा लगता है और आपको भी बहुत बुरा लगता है। दोस्तों कई बार जो भी आप बोले उसको आप बोलने से पहले ये जरूर सोचिए कि इस बात को मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। इसलिए किसी से कोई बात कहने से पहले हमेशा ही अच्छा बोलने का प्रयास करिए। आपका जो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, बदल जाएगी। वही व्यक्ति आपको बाद में अच्छा लगने लगेगा, लेकिन जो आपने बात कही है ना, वो आप कभी वापस नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अपना, अपने परिवार का, अपने गार्जियन का बहुत ख्याल रखिए। जितना हो सके खुशी बांटिए, जितना हो सके दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, अपने छोटों से प्यार करिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए। इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। अपने गुरु का भी बात मानिए, रिस्पेक्ट करिए, तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा। हमेशा चाहिए कि आप अच्छा काम करें, हमेशा अच्छा काम करें। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।